ख़वातीन और हज़रात, मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने जो ख़ारजा अमूर में जो हमारा एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हम जब फॉरेन पॉलिसी में अपनी अचीवमेंट्स को देखना चाहेंगे तो हमें ज़ेहनशीं करना होगा कि जो हमारा दायमी हरीफ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके मकासद क्या थे और हमने क्या हासिल करने की कोशिश की है। मुख्तसर वक्त में सिर्फ मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ही ना था। तो बहुत से आपके जो नुक्ता नज़र है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। तो एक ड्रामेटिक शिफ्ट कैन बी सीन फ्रॉम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और उसकी 4 मैं चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो हैं हम फोज अलायंस जो कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग्स को फोज करें। उसमें आपने देखा जहाँ तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं उस पर उन्हें मोतरिज़ हैं। पाकिस्तान तो कहता ही रहा, लेकिन आज जिस शद्दोमद से चीन हिंदुस्तान के एक्सपेंशनिस्ट और डिज़ाइंस को क्वेश्चन कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और स्टैंड ऑफ आपने देखा लद्दाख में, वो आपके सामने है। नेपाल आज जिस तरह जो बिल्कुल उनके पहलू में था, जिस तरह आज उनको क्वेश्चन कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन आपके सामने आए हैं, आपके सामने है। बांग्लादेश जो हमेशा उनके कैंप में तस्वर किया जा रहा था, और जब से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, एनआरसी आई है, और जब से उन्होंने कहा कि बंगालियों को दीमक से तशबीह दी है, तो आपने देखा कि एक सर्द मोहरी वहां नुमाया दिखाई दे रही है। तो साउथ एशिया जिससे वो हमें आइसोलेट करना चाह रहा था, आज हिंदुस्तान को एक नई नज़र से देख रहे हैं। हमने जो हमारे दरीना ताल्लुकात थे उनको एक नया रुख देने की कोशिश किया। मिसाल के तौर पे चीन, आपका एक दोस्त, आजमाया हुआ दोस्त, आपकी उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, अरसा दराज से रही है। हमने कोशिश की है कि अपने नए हालात को सामने रखते हुए उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया जो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप टू एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। मेरी राय में दुनिया बदल रही है, और पोस्ट कोविड आप देखेंगे कि दुनिया में जो आप फ्लक्स देख रहे हैं आज, वो एक आपको वाज़े पैटर्न इमर्ज करता हुआ दिखाई देगा। उसकी कुछ शुरुआत आपके सामने आ चुकी हैं। तो उसके अंदर हमने देखना है कि पाकिस्तान और चीन के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मजीद मुस्तहकम कैसे करना है, और उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को आगे लेके कैसे चलना है। और उसकी एक जिंदा मिसाल सीपैक 2 है। उसमें वाज़े हमने हदाफ तय किए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलोकेशन एक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट दूसरी चीज है, पॉवर्टी एलिविएशन तीसरी है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चौथी है। फिर आप देखिए तुर्की के साथ भी आपके दरीना ताल्लुकात, बहुत उम्दा ताल्लुकात, लेकिन तुर्की के साथ
وزیر اعظم جب وہاں تشریف لے گئے، اسد عمر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو وہاں لنچ کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا اکنامک اور فائنینشیل ارینجمنٹ، ایک فریم ورک ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے جس سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا جائے، وہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، یورپین یونین آپ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، آج اس کے ساتھ آپ نے ایک نیا اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان جو ہے ایک دورست اس کو سائن کیا ہے، اور یہ ان 2 سالوں میں ہوا ہے۔ اس کے بعد افریقہ، ایک بہت بڑا کانٹیننٹ، 1.3 ارب کی آبادی، بے پناہ مارکیٹ، ہماری اس پر توجہ نہیں تھی۔ ہم نے انگیج افریقہ انیشیٹو لانچ کیا، فورن آفس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا، صدر صاحب بھی تشریف لائے، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ افریقہ کی مارکیٹ میں ہم اپنا اکنامک فٹ پرنٹ کیسے بڑھائیں۔ تعلقات بہت اچھے تھے، ان کی جو انڈیپینڈنس موومنٹس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اکنامک ڈپلومیسی سے ہم کس طرح وہ اپنا اکنامک جو پرنٹ ہے، فٹ پرنٹ، وہ بڑھائیں۔ نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو وہاں ہمارے آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے، کئی علاقوں سے شفٹ کر کے افریقہ کی طرف موڑا گیا ہے۔ اس کے بعد جو نئی انٹرنیشنل ہم نے انڈرسٹینڈنگز کو فورج کرنے کی کوشش کی ہے، میں 2 کا اس پر ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک، پرائم منسٹر کا انیشیٹو گلوبل ڈیٹ ریلیف کے لیے، انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں، پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی ہیں، سیکرٹری جنرل نے ایک موقف لیا، G20 نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے، اور مزید ہم نے ایک پارٹنرشپ بلڈ کی ہے نیو یارک میں کہ کس طرح ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل سپیس کے لیے، کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر، اس سے کس طرح باہر نکلا جا سکے، اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں ہم مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے، تو کس طرح ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے، اور UN کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا۔ دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹو۔ دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے، ٹریلینز آف ڈالرز، افغانستان کا ملٹری سلوشن سے حل نکالنے کا۔ عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، افغانستان کا دیر پا حل پولیٹیکل سلوشن ہے۔ بالآخر دنیا قائل ہوئی، الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اوور ملٹری سلوشن، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے، جو آج امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اور آج سے 3 دن پہلے جب میری 4 روز پہلے سیکرٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور آج ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوسیشنز which are about to commence، ہم پر امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا، اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا، اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کی جتنی ریجنل قوتیں ہیں، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، یورپین یونین ہے، ریجن سے باہر، وہ آج سارے اس انیشیٹو کی تائید کر رہے ہیں۔ آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چند ماہ پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی کا اناؤنس کی گئی تھی، جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم۔ یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں، فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن، ٹوڈے وی بین ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس، یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو
इंटरनेशनलाइज होना, ये कश्मीर का मसला उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान है, नया नहीं है। लेकिन उसको जिस तरह बाय डिजाइन बैक बर्नर पे रखा गया और इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उनकी रहनुमाई में इसको इंटरनेशनलाइज किया गया, वो आपके सामने है। आज कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल न किया हो कश्मीर के नुक्ता नज़र, कश्मीरियों के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए, चाहे ह्यूमन राइट्स थे, चाहे वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज है, चाहे जनाब वहाँ जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, चाहे ये जो सीज फायर वायलेशंस हैं, जितनी चीज़ें हैं हमने उनको उजागर किया है। और हिंदुस्तान का जो नैरेटिव था, जिन्होंने पाकिस्तान और उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो जद्दोजहद, उन्होंने उसको तशबीह दे दिया था दहशतगर्दी से। आज नैरेटिव चेंज हुआ है और आज उसको हक के खुद इरादियत का जद्दोजहद कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसके साथ साथ आप देखें कि एक साल में 3 मरतबा सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला ज़ेरे बहस आता है और हिंदुस्तान ना चाहने के बावजूद उसको उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आप देखें कि 2 रिपोर्ट्स 2018 में, 2019 में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की, वो 2 रिपोर्ट शाया करती हैं और जिसमें हिंदुस्तान को पूरी तरह एक्सपोज किया जाता है। आप देखें कि इस अरसा में 4 कश्मीर के जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है OIC का, उसमें 4 नशिस्तें होती हैं और हालिया जो हुआ है, जो कोविड के दिनों में हुआ था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस स्टेटमेंट का जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है पूरी OIC की तरफ से, अगर आप उसका मुताला कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उनने तस्लीम किया। डिबेट्स उठा के देख लें आप, यूरोपियन यूनियन में उठा के देख लें, यूएस कांग्रेस की इंगेजमेंट्स देख लें, 85 कांग्रेसमैन की इंगेजमेंट देख लें, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप है उन कश्मीर, उसकी आप काविश देख लें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को देख लें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, तो आपको अंदाज़ा होगा। और आखिर में आप इमरान खान साहब की जो तकरीर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले साल की, उसका मवाजना कीजिए। तो पिछले 5 साल में नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उसमें कश्मीर का जिक्र कितना था और इमरान खान साहब का जिक्र कितना था। उससे पिछले दौर में जरदारी साहब की तकरीर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में की थी, उससे मवाजना कीजिए तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि फ़र्क क्या है। मैं आखिरी पॉइंट जो अर्ज़ करना चाहता हूं और वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हमने कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं दफ्तर खारजा में, मिसाल के तौर पर फॉरेन मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल। उसकी मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि एकेडेमिया से, थिंक टैंक से हमें फ्रेश इनपुट मिले और जो सीजन्ड डिप्लोमैट्स हैं, जिसके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उन्हें भी इंगेज किया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट 24/7 क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट जो है नया फॉरेन ऑफिस में बनाया गया और उसकी अपना हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिनिस्ट्री है और हमारा जो NCOC का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से 478 फ्लाइट्स के जरिए 2,14,000 पाकिस्तानी जो स्ट्रैंडेड थे उनको वापस लाया गया। ख्याल था कि वहां पथराव हो जाएगा, शीशे टूट जाएंगे, एम्बेसीज पे हमला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। अभी ऑनर किया गया है उन 86 पाकिस्तानियों को जिन्होंने 79 ममालिक में कोविड-19 में अपनी सोसाइटीज में कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान के इमेज को एनहांस किया। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन एक नया फॉरेन ऑफिस में बनाया गया है ताकि आपके नैरेटिव को प्रोजेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ मैं अर्ज करता चलूं कि फॉरेन सर्विस एकेडमी, स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेन सर्विस एकेडमी न सिर्फ बनाई गई है, उसका नया करिकुलम तरतीब दिया गया है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है इनटू द ओल्ड चाइनीज एम्बेसी, वो हमें गिफ्ट की गई और ये अरबों रुपए की जायदाद है जो फॉरेन ऑफिस की जायदाद में एसेट में इजाफा हुआ है। यहां से तो अरबों रुपए गायब हुए, यहां अरबों रुपए का इजाफा हुआ। और फिर इंस्टीट्यूशन जो है रीजनल अफेयर्स का, उसको ओवरहॉल किया जा रहा है और उसको नए प्रेमिसेस में मुंतकिल किया गया है। ई वीजा फैसिलिटी और आखिर में FM डायरेक्ट, ये एक ऐप मैंने बनाई है और जितने फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट मेरे साथ उस ऐप के जरिए राब्ता कर सकते हैं। जूनियर सीनियर
جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, کوئی انپٹ ہے, تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز وار سم آف دی انیشیٹوز جو ہم نے